नमस्ते। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। मुझे पता चला कि मुझे ल्यूकेमिया नामक गंभीर बीमारी है और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे रुकने की जरूरत है। बेहतर होने के लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन जब मैंने अपने परिवार को बताया तो वे मुकर गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसका हकदार हूँ, तब ही इसे ठोकर मारो मुझे। उन्हें वास्तव में मेरी परवाह नहीं है। जब मैंने कहा कि मैं उनके जीवन का हिस्सा बनना बंद करना चाहता हूँ, तो वे इससे खुश थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समझना फिर भी वे मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मेरा नाम सुजैन है और मैं 40 साल की उम्र में घर पर रहने वाली माँ हूँ। मेरे पति डेविड और मैं रहे हैं शादी को लगभग 51 साल हो गए। हमारी टिया नाम की एक बेटी है जिसने अभी अभी मिडिल स्कूल जाना शुरू किया है। अभी मैं डेविड, टिया और अपनी सास के साथ रहती हूँ। डेविड की माँ ने अपने बाद अकेले ही उसका पालन पोषण किया। जब वह छोटा था तो तलाक हो गया। हो सकता है कि उसने उसे बहुत बिगाड़ दिया हो क्योंकि वह बहुत स्वार्थी है। अपनी सास के साथ रहने से मुझे अपने पति का एक ऐसा पहलू देखने को मिला जिस पर मैंने शादी से पहले ध्यान नहीं दिया था। जब मेरे पति को पता चला कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तो वह वास्तव में खुश हुए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले तो, लेकिन फिर उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि हम किसी भी चुनौती का मिलकर सामना करेंगे। मैंने वादा किया था अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब हमें पता चला कि हम एक लड़की के गर्भ में हैं, चेकअप, मेरी सास ने मुझे बहुत आहत करने वाली बात कही। उसने कहा, तुम कभी मांस नहीं पकाते क्या आप? मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं संतुलित आहार बनाती हूँ, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद बच्ची के लड़की होने का कारण ये था कि मैं मांस नहीं खाती थी। मैं हैरान और आहत था। वह कहती रही कि हमें केवल लड़कों की जरूरत है और पोती की जरूरत है। सबसे बुरी बात, उसने मुझे बेकार तक कह दिया। मैंने खुद को ये बताने की कोशिश की कि जब तक बच्चा है, स्वस्थ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का था या लड़की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी उम्मीदें टूट गईं। मेरे पति भी दूर का व्यवहार करने लगे, शायद इसलिए क्योंकि वह मेरी सास की बात सुन रहे थे। उसने मेरे साथ अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया और इससे दुख हुआ। डेविड, क्या आप बच्चों के सामान की खरीदारी के लिए जाना चाहते हैं? आप अगली बार कब जाएंगे? क्या मुझे करना पड़ेगा? ये हमारा बच्चा है ना? मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ चीजें चुनें। ठीक है, लेकिन आइए बुनियादी बातों पर कायम रहें। शिशुओं की लागत बहुत अधिक है और हमें बचत करने की आवश्यकता है। फिर जो चाहो खरीद लो अपने ही पैसे से। मातृत्व अवकाश के दौरान मेरी न्यूनतम आय थी। मुझे अपने बच्चे के लिए बचत करनी है। भविष्य और क्लिनिक के बिल और बच्चे के खर्च को कवर करें। मुझे डेविड और मेरी माँ के साथ जाना पड़ा, ससुराल वालों ने कहा, और सिर्फ प्राप्त आवश्यक शिशु सामग्री। मुझे चिंता थी कि वे कब हमारी बेटी से प्यार नहीं करेंगे। वह पहुंची, लेकिन टिया के जन्म के बाद डेविड और मेरी सास उससे बहुत प्यार करने लगे। वे उससे प्यार भी करते थे, मेरी अपेक्षा से अधिक, इसलिए मैंने चिंता करना बंद कर दिया। मैं कुछ समय के लिए पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन जब टिया भी मुड़ी तो डेविड ने मुझे काम पर वापस जाने के लिए कहा। मैंने सोचा कि यह तब से ठीक होगा। मेरी सास टिया से भी प्यार था, लेकिन जब मैं काम पर लौटी तो मेरी सास और डेविड दोनों टिया पर और भी ज्यादा प्यार बरसाया। डेविड ने उसे वैसे ही बिगाड़ना शुरू कर दिया जैसे मेरी सास ने बिगाड़ा था उसे। मैंने टिया को प्यार से सही गलत सिखाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि उसने इसे उस तरह से नहीं देखा। इससे पहले कि मैं ये जानता, टिया मुझे पसंद नहीं करती थी और मेरे पति और सास के साथ रहना पसंद करती थी। हाँ, ये किंडरगार्टन का समय है। चलो साथ चलते हैं। मैं मम्मी के साथ नहीं जाना चाहता।
मुझे दादी चाहिए। चाची, माँ को भी काम करना पड़ता है। आइए एक साथ किंडरगार्टन चलें। ठीक है, मुझे माँ से नफरत है। मैं डैडी से प्यार करता हूँ और दादी। टिया, कृपया ऐसा मत कहो। नहीं मम्मी, बस चले जाओ। टिया की बातें मुझे सचमुच बहुत आहत कर रही थी भावना। इससे मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा था, लेकिन मेरे पति और सास ने कोशिश नहीं कि उसे रोकने के लिए। इसके बजाय उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इसका हकदार था। ये कठिन समय लगभग जारी रहेगा 11 वर्ष। मिडिल स्कूल में भी टिया नहीं बदली। वह मुझसे बचती है और मेरे पति और माँ से चिपकी रहती है ससुराल वाले। और इसी वजह से वह बेकाबू हो गई है। जब वह ऐसा नहीं करती तो वह चिल्लाती है और चीजों को तोड़ देती है। उसका रास्ता पकड़ लो। जब मैं उसे अनुशासित करने की कोशिश करता हूँ, तो वह मुझ पर चिल्लाती है। टिया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या आपने लिया मेरे बटुए से पैसे? हाँ, तो क्या हुआ? तुम मेरी माँ हो, आप मुझे पैसे दे सकते हैं, है ना? बिना लेना पूछना गलत है। कृपया इसे वापस दे दें। बिल्कुल नहीं। मुझे न मिल पाना आपकी गलती है ना समझ बटुआ। मैं इसे अपने जन्मदिन पर चाहता हूँ। आप केवल मिडिल स्कूल में हैं। आपको अभी महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे ये अभी चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं? पुराने हैक। टिया, ऐसी बात मत करो। आप बहुत परेशान करने वाली हैं, दादी। माँ मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही है। जब मैं उसे डांटता हूँ, चाची मदद के लिए अपनी सास के पास जाती हूँ। और मेरी सास भी उसका पक्ष लेती है और मुझ पर भी आरोप लगाती है। क्या गलत है, टिया? क्या माँ ने तुम्हें फिर परेशान किया? सुनो, दादी, वह मुझे नहीं दिलाएगी ना समझ मेरे जन्मदिन के लिए बटुआ। और वह मुझे पैसे भी नहीं देगी। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यह उचित नहीं है। तुम्हारी माँ कंजूस हो रही है। अगली बार दादी तुम्हें बटुआ दिला देंगी। ठीक है। वाह, दादी माँ धन्यवाद। आपका स्वागत है। दादी मुझे आपसे प्यार है। टिया ने खुशी से मेरी सास को गले लगा लिया। मैंने सोचा, ब्रांडेड चीजें उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। मैं अपनी सास से असहमत हूँ। रुको, माँ, टिया अभी मिडिल स्कूल में है। क्या हमें उसकी महंगी चीजें खरीदने से पीछे नहीं हटना चाहिए? मैंने सुझाव दिया, लेकिन शायद अभी नहीं। तुम बहुत कंजूस हो। मुझे दुख है कि टिया तुम्हें अपनी माँ के रूप में पा रही है। मेरा सास पीछे हट गई। हर दिन मेरी सास टिया को लाड़ प्यार करती थी। वह जो चाहती थी, उसे खरीद कर देती थी। मेरे पति ने भी ऐसा ही किया। अपने घर को महंगे सामान से भर दिया जिसका टिया बमुश्किल इस्तेमाल करती थी। टिया के अलावा मुद्दे, हमारे घर में एक और समस्या थी। मेरी सास का खर्चा। मैंने देखा कि वह रखी हुई थी अजीब अंगूठियां और कंगन खरीदना। जब मैंने पूछा, तो उसने बताया कि एक मित्र ने उनकी अनुशंसा की थी, लेकिन मुझे संदेह था कि यह एक था योजना। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब वह थी तो उसके पास पैसे कहाँ से आए। हमेशा टिया के लिए चीजें खरीदता रहता हूँ। पता चला कि वह बैंकों से उधार ले रही थी। जब मैंने उसका सामना किया, उसने ये कहते हुए इसे टाल दिया कि यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मुझे पारिवारिक समस्याओं से निपटने से नफरत होने लगी, इसलिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया। अक्सर देर तक काम करता था। मेरे पति और सास की आलोचना मुझे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं बस घर नहीं रहना चाहता था। फिर एक दिन, मैं काम पर गिर गया। परीक्षणों से पता चला कि मुझे ल्यूकेमिया है, संभवतः तनाव के कारण हुआ। मुझे दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता थी, तो मैं था अस्पताल में भर्ती। मैंने अस्पताल से अपनी सास को फोन किया। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं काम के दौरान गिर गया। मुझे ल्यूकेमिया का पता चला है, और मुझे अस्पताल में रहने की जरूरत है।
आपको ल्यूकेमिया है। मुझे आशा है कि वह कम से कम मेरी बीमारी के बारे में थोड़ी चिंतित होगी। लेकिन वह आशा जल्दी ही धूमिल हो गई। यह अच्छी बात है कि आप आखिरकार गंभीर रूप से बीमार हो गए। मैं अपनी सास की प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गई। क्या आप क्या कह रहे हैं? मैंने पूछ लिया। मैं हर दिन तुमसे नाराज हो गया हूँ। यह आपका सही काम करता है, उसने बेदर्दी से कहा। ये कहना एक भयानक बात है। पकड़ना। मुझे टिया से बात करने दो। मैंने टिया से बात करने को कहा तो मेरी सास ने उसे फोन दे दिया। क्या टिया की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। माँ, क्या तुम बीमार हो? उसने पूछा। मुझे क्षमा करें, टिया। मुझे कुछ समय तक अस्पताल में रहना होगा, मैंने समझाया। चाची के उत्तर ने मुझे और भी अधिक कुचल दिया। मैं वास्तव में खुश हूँ। आपके द्वारा हमें परेशान किए बिना ही यह बेहतर है। तुम हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हो, इसीलिए तो तुम बीमार हो गए। तुम इसके लायक हो। क्या आप अभी गंभीर हैं? मैं जो सुन रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यह अविश्वसनीय रूप से क्रूर है। अगर मैं बीमार रहता तो हर कोई खुश होता। मुझे पिताजी को इस बारे में बताना होगा, मैंने टिया से कहा। इससे पहले उसने फोन रख दिया। उस पर उस क्षण मुझे अपने परिवार को त्यागने जैसा महसूस हुआ। मैं अपने टूटने के बिंदु पर पहुंच गया था। मैंने निर्णय लिया कि यह वही होगा जो उनके साथ संबंध तोड़ देगा। चाची मेरी बेटी थी, लेकिन उसे इस दुनिया में लाने के लिए मैंने बहुत दर्द सहा। मुझे आशा थी कि मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, लेकिन वह व्यवहार ये उसके जन्मजात का संयोजन था। व्यक्तित्व और मेरे पति और सास ससुर ने उनका पालन पोषण कैसे किया। कुछ लोगों को माता पिता के लिए अपने बच्चे से दूर चले जाना अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन हमारे खून के बावजूद संबंध, मैं उन्हें माफ नहीं कर सका। व्यवहार अब किसी भी। मैंने अपने माता पिता को फोन किया और उनसे पूछा कपड़े ले आओ, क्योंकि अस्पताल में रहने के दौरान न तो मेरे पति, न ही सास और न ही टिया मुझसे मिलने आए थे। महीनों बाद सफल इलाज और पूरी तरह ठीक होने के बजाय घर लौट आए। मैंने इसे अपने पति के साथ साझा किया। मैं अपने माता पिता के घर लौट आए और एक वकील से सलाह मांगी तलाक लेने के बारे में। मेरी सास और टिया तुरंत सहमत हो गईं। डेविड पहले तो झिझक रहा था, सार्वजनिक धारणा के बारे में चिंतित थी, लेकिन अंततः मेरी सास के दबाव में सहमत हो गई। चाची, चूंकि उन्होंने सहयोग किया, मैं तलाक लेने और मुआवजे का दावा करने में सक्षम हुई। करीब 7 साल 3 मैं अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने कार्यस्थल के पास रहने लगा, स्वस्थ और ऊर्जावान। फिर कहीं से मुझे डेविड का फोन आया। उसकी आवाज थकी हुई लग रही थी और वह तेजी से कूद गया उसकी समस्या में। नमस्ते सुसान, क्या आप वापस आ सकती हैं? क्या अचानक क्यों? मेरे लिए चीजें कठिन हो गई हैं नभी। आपका क्या मतलब है? मेरी माँ, वह भारी मात्रा में कर्ज में डूबी हुई है। डेविड को अभी पता चला था मेरी सास के कर्ज के बारे में और मदद के लिए मेरे पास पहुंची। वह कर्ज, जिसके लिए नजरअंदाज किया गया था इतने लंबे समय में, काफी बड़ी रकम हो गई थी और मेरी सास इसे अब और छिपाकर नहीं रख सकती थी। डेविड, मेरे पूर्व पति की चिंतित अपील पर, मैंने शांति से उत्तर दिया, आप केवल अभी ध्यान दे रहे हैं। जब से मैं वहां था, आप जानते हैं, वह बहुत पहले से कर्ज में डूबी हुई है। ऐसा लगता है कि वह किसी में फंस गई है। एम योजना टिया को बिगाड़ने में उसने जो भी पैसा खर्च किया, वह बैंकों से उधार लिया गया था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे कोई सुराग नहीं था। मैंने तुम्हारी माँ को कई बार चेतावनी देने की कोशिश की और मैंने तुमसे इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार आपने इसे यूं ही टाल दिया। लेकिन मुझे कर्ज के बारे में न बताना भयानक है ना? अगर मुझे पहले पता होता तो अब ऐसा मत कहते। आखिरकार
मैं अस्पताल में था और आप में से कोई नहीं, यहाँ तक कि एक बार मुझसे मिलने भी आए थे, याद है? उसके लिए क्षमा करें। बस मेरी मदद करो इसके साथ बाहर एक बार। आप क्या के बारे में बातें कर रहे हैं? मैं अपना धैर्य खोते हुए टूट गया। मेरी भावनाएं उबल पड़ी और मैंने खुद को चिल्लाते हुए पाया डेविड पर। क्या आपको लगता है कि आप बस कर सकते हैं क्षमा मांगना और सब ठीक हो जाएगा? जब मैं बीमार था और मदद की जरूरत थी, तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे तुमसे शादी करने का पछतावा है। मेरा गुस्सा शांत हो गया। उसकी जगह ने ले ली मुक्ति का भाव। आखिरकार मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया जो मेरे पास था। तुम्हें कर्ज में डूब जाना चाहिए अपनी माँ की तरह और एक बार कष्ट सहो। कृपया शांत हो जाओ। बीमार क्षमा मांगना। चुप रहो। ये बहुत घृणित है। अब अपनी तलाकशुदा पूर्व पत्नी पर भरोसा करना शुरू करें। बैकग्राउंड में मुझे टिया की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने उदास होकर फोन उठाया। माँ, दादी अपने कर्ज के कारण मुसीबत में हैं। कृपया हमारी मदद करें। यह मेरी समस्या नहीं है। मुझसे मदद मत मांगो। मेरे शांत मना करने पर भी टिया ने हार नहीं मानी। पिताजी दादी का कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं कॉलेज की ट्यूशन फीस का खर्च उठाने में सक्षम न हूं, छोड़ना पड़ सकता है। क्या ये ठीक है? तो माँ, आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं जैसे ये किसी और की समस्या है? आपकी अपनी बेटी मुसीबत में है। बेटी? कौन? टिया की बातों ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने मुसीबत का सामना किया, वो पर बल दिया वह मेरी बेटी थी, भले ही उसने पहले कभी खुद को ऐसा नहीं कहा। बहुत ही हास्यास्पद है। डेविड पूछा गया। मैं बस यही सोच रहा था कि जब तुम मेरे अंदर हो तो तुम अचानक मेरी बेटी होने से कैसे चिपक जाती हो। इतने समय तक मुझे नाम से पुकारने के बाद परेशानी हुई। ये सही नहीं है। मैं आपकी जैविक बेटी हूँ जो अंदर है मुसीबत, तुम्हें पता है। लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं है। क्या? माँ नहीं। मैंने वह निर्णय 7 साल बाद लिया, पहले जब मैं था अस्पताल में भर्ती। मैं अब आप जैसे परिवार से नहीं मिलता। हम तलाकशुदा हैं, इसलिए हम हैं न बस अजनबी, ठीक है? माँ, कृपया ऐसा मत कहो। रुकना। मुझे माँ मत कहो क्योंकि मैं तुम्हारी नहीं हूँ माँ। तुम्हें कर्ज में डूबे अपने पिता और दादी के साथ खुशी से रहना चाहिए। कभी संपर्क न करे फिर से मुझे। तुम मेरे जीवन में सिर्फ एक बोझ हो। इतना कहकर मैंने कॉल खत्म कर दी और उनके नंबर ब्लॉक कर दिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दोबारा मुझ तक न पहुंच सकें। उसके बाद मैंने सुना कि मेरे पूर्व पति और सास थे अपना कर्ज चुकाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। संघर्षरत ठीक से खाना। मेरी बेटी नहीं कर सकी, उसकी ट्यूशन का खर्च उठाया और कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके पास जो महंगी वस्तुएं थी, वे चुकाने के लिए बेच दी गईं। कर्ज, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसा लगता है कि वह भी अपनी दादी का कर्ज चुकाने के लिए काम कर रही हैं। अपनी साथियों की तुलना में अपनी बेटी को ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हुए देखना हृदय विदारक है। वे वास्तव में हैं मूर्ख और असहाय। वे इसे अपने ऊपर लेकर आए। जहां तक मेरी बात है, मैंने एक अपार्टमेंट खरीदा है मेरे कार्यस्थल के करीब। मेरा इरादा अपने माता पिता को आमंत्रित करने और शांति से रहने का है, एक परिवार 3 का। अब से मैं अपने हर दिन को अपने सच्चे परिवार के साथ संजोना चाहता हूँ और खुशी से रहना चाहता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।